गुड मॉर्निंग। तो देखो हम आगे की रिएक्शंस अभी देखने वाले हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स की रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ये रिएक्शन हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल में हमें रिएक्शन कौन से देखने हैं। जैसे कि जो एक्टिव मेटल्स रहते हैं वो कौन से रहते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैडमियम हो गया। तो ये जो मेटल्स है ये एक्टिव मेटल्स, इसको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव रहते हैं। जैसे हमने इसको अल्किल हैलाइड के साथ रखा, सपोज मान लो इसको हमने RX अल्किल हैलाइड के साथ रखा, मैग्नीशियम को रखा, तो ये फॉरन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये इमीडिएटली RMgX यानी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, RMgX। क्लियर है। अब R की जगह पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3Cl मान लो, और ये Mg ले लिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3MgCl। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है इसको हम कहते हैं अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मैं इसको लिखता हूँ अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या फिर कैडमियम हो गए, ये एकदम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी के भी साथ। तो अल्किल हैलाइड के साथ हम देखने वाले हैं। तो अल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं Mg यानी मैग्नीशियम को इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये ड्राई ईथर जो रहता है वो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्राई ईथर का। तो ये प्रोडक्ट बनाता है RMgX, इसको हम कहते हैं अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे CH3 ले लिया, R की जगह पे CH3, X की जगह पे Cl ले लिया, तो हमें मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम जो रहता है और कार्बन जो रहता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। ये जो बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में का, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हम ऐसा कहते हैं कि जो ये अल्किल ग्रुप है, ये जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप, तो ये जो अल्किल ग्रुप है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करता है। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी ये काम करता है। ये जो CH3 ग्रुप है अल्किल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है, और वहाँ पे ये CH3 मेथिल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं हम। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में इससे पहले कंप्लीट किया है। तो मैं आपको एक डायरेक्टली इसका एक हिंट बता देता हूँ। अगर मान लो 2Na + XR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अभी हमने रिसेंटली जो टॉपिक हुआ हाइड्रोकार्बन उसमें हमने किया है। यहाँ से NaX निकल जाता है तो ये R जुड़ जाता है, R' ले लेते हैं हम इसको, और यहाँ पे 2NaX। तो इसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इसके दो एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सपोज मान लो आपके पास CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, उसको रिएक्ट कराओ 2Na के साथ ClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। CH3 + 2NaCl, यहाँ से NaCl निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे अल्किल हैलाइड सेम भी हो सकता है, अल्किल हैलाइड डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास है मैथिल क्लोराइड और +2Na प्लस एथिल क्लोराइड CH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप से तो क्या होने वाला है देखो, तो आपको प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 3। एक तो मिलेगा ये CH3 और CH2CH3 जुड़ने के बाद प्रोपेन, यानी CH3CH2CH3। इसके बाद इसका एक कार्बोकैटन बनता है, तो ये CH3 2 बार जुड़ जाता है। CH3 ये अपने साथ ही जुड़ जाता है। यहाँ पे मैथिल का कार्बोकैटन बनता है, यहाँ पे एथिल का कार्बोकैटन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो CH3 है ये 2 बार लेना है, तो ये बन जाता है ब्यूटेन।
तो इसके मेनली 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है प्रोपेन, और मिलता है इथेन, और मिलता है ब्यूटेन। तो ये जो है हमने लास्ट लेक्चर हाइड्रोकार्बन में अभी रिसेंटली रिवीजन में ही कंप्लीट किया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैथिल का कार्बोकेटन बनता है, यहाँ पे एथिल का कार्बोकेटन बनता है। तो मैथिल एथिल का कार्बोकेटन मिलके प्रोपेन बनाते हैं, मैथिल के 2 कार्बोकेटन मिलके इथेन बनाते हैं, और एथिल के 2 कार्बोकेटन मिलके ब्यूटेन बनाते हैं। तो जब भी 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स रहते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसे मिलता है, 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। वुड्स रिएक्शन में और भी कुछ चीज़ें रहती हैं, तो हम उसकी नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ए, रिएक्शंस ऑफ हेलोअरेंस विथ मेटल। तो यहाँ पे देखो, हम पहले देखेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन में देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो Br है प्लस ट्वाइस Na प्लस BrCH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे जो है वो हेलोअरेंस है, यानी ये बेंजीन रिंग को कनेक्टेड एक ब्रोमीन है। पहले क्या होता था, यहाँ पे मैथिल ब्रोमाइड है, यहाँ पे भी मैथिल ब्रोमाइड रहता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्लोरोबेंजीन है। तो इस केस में भी सेम वैसा ही होता है, यहाँ से ये निकल जाता है और ये CH3 इसके साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, टोलुइन। यहाँ पे CH3 आ जाता है, तो इसको कहते हैं टोलुइन प्लस ट्वाइस NaBr। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसको हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन यानी क्या है कि एक क्लोरोबेंजीन है, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। तो जब ये क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है, क्लोरोबेंजीन और एक अल्किल हैलाइड है, तो इस तरीके से जब रहता है कॉम्बिनेशन, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, टोलुइन। किस तरीके से, ये NaBr निकल जाता है यहाँ पे और ये CH3 जुड़ जाता है यहाँ पे CH3 जुड़ गया, तो इसको हम कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब रहता है और एक रहता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन किसको कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन। अगर मान लो सिर्फ क्लोरोबेंजीन ही है आपके पास, दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या है, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे ले लेते Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया Cl। तो यहाँ क्या है, NaCl निकल जाता है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स अराइल वाले हैं, यानी कि क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, इस तरीके से मिलता है। तो ये यहाँ से जुड़ जाता है, ये इस तरीके से। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बायफिनाइल। तो यहाँ पे जो मिलता है, एक फिनाइल है, ये 2 फिनाइल है, तो मैं यहाँ पे लिख लो बायफिनाइल। तो जब आप 2 क्लोरोबेंजीन लेते हो और उसका फिर क्या होता है, यहाँ पे NaCl निकल जाता है, फिर ये 2 फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। और ये जो मिलता है हमें प्रोडक्ट बायफिनाइल मिल जाता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरेंस। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरेंस। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको निकाल के बताता हूँ किस तरीके से रहते हैं। मान लो आपके पास इस तरीके से है, यहाँ पे Cl, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये चीज़ सब पता है सबको। अब इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो जाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है आपको, रिजल्ट इस तरीके से मिलता है आपको। अब क्लोरीन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन चले गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बन जाता है बॉन्ड। सही है, इसके बीच में बन जाता है बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव था और ये इसने यहाँ पे पॉजिटिव की जरूरत नहीं, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। बाकी बॉन्ड एज इट इज रखो। सेकंड,
ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। थर्ड में देखते हैं क्या होता है, थर्ड में देखते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पार्शियल, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ये बॉन्ड अगर यहाँ से ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आने वाला है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये जो चार्ज है ये नए सिरे से बना है। जो भी चार्ज नए सिरे से बनता है वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। बाकी चीज़ें एज इट इज रखो। ये मैंने डबल बॉन्ड Cl, ये 1, ये 2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज मैंने लिख लिया। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बताता हूँ। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ये तो क्लियर है। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव बन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में नए सिरे से, यानी ये नए सिरे से चार्जेस डेवलप हो गए, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होने वाला है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे Cl है, ये 1, 2 और ये प्लस चार्ज, तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड स्ट्रक्चर है और ये फोर्थ। तो इस तरीके से इसके 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब क्या होता है देखो, ये देखो 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर बने। अब और एक स्ट्रक्चर बचता है इसका, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे ये Cl जो है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस मिल जाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो इन दोनों के बीच में जो है वो बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से हमें 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये बताने का कंक्लूजन क्या है, मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ। जैसे क्लोरोबेंजीन है, उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब क्या होता है कि हमें सपोज मान लो हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरिन्स, यानी कि मान लो ये हेलोअरिन्स है, सही, हेलोअरिन्स है, ये हेलो है, ये अरिन्स है, तो ये हेलोअरिन्स है। तो इसका अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो क्या करना पड़ता है, हमें ये Cl को हटाना पड़ता है, कोई तो न्यूक्लियोफाइल लगाना पड़ता है। मान लो मैंने ऐसे कहा कि देखो, मान लो यहाँ पे Cl है और मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पे जाता है, क्लोरीन बाहर निकल जाता है। किस तरीके से, देखो यहाँ पे OH आ जाता है प्लस यहाँ पे Cl माइनस, इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप GROUP। अब देखो एक सिंपल रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, यानी क्लोरीन की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखोगे आप तो ऐसा होना चाहिए जैसे इससे पहले हम देखते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसमें, हेलोअरिन्स के केस में। क्यों नहीं होता है वो भी रीज़न देखते हैं। क्योंकि देखो अगर इसको न्यूक्लियोफाइल को क्लोरीन की जगह पे जाना है तो क्लोरीन और ये जो बेंजीन फेनिल रिंग को कनेक्टेड कार्बन एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड है इसको टूटना चाहिए। ये जो बॉन्ड है ये टूटना चाहिए, ये क्लियर है, क्योंकि क्लोरीन टूट के बाहर निकलेगा तभी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। क्लियर है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, जो हम इन जनरल कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब ये बॉन्ड टूटता है, क्लोरीन निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जुड़ जाएगा। चलो न्यूक्लियोफाइल मैंने OH लिया है, OH भी ले सकते हो, न्यूक्लियोफाइल OH ले लिया, सही है। वाटर रहता है तो उसमें OH ग्रुप जो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन होता क्या है, जो हमने इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, कहाँ पे, ऊपर देखो, ये देखो हमने इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये जो बीच में के 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये बीच में के 3 स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। यानी आप कहोगे कोई भी ऐसे सिंपली न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं एट रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में, तो क्लोरीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, जैसा इससे पहले होता था, अल्किल हैलाइड में होता था। लेकिन इस केस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। अगर आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड रहता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसे कि कोई भी मान लो RCl है हमारे पास, उसमें क्या रहता है, मान लो CH3Cl है, एक अल्किल है, मेथिल क्लोराइड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे भी कार्बन है, देखो ये भी कार्बन रहता है, तो ये CCl है। अब ये CCl यानी ये जो
फेनिल रिंग का कार्बन एटम है और ये क्लोरीन है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। अब अल्किल हैलाइड जो रहता है उसमें ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड की साइज़ कम रहती है, लेंथ कम रहती है, ये छोटा रहता है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, यानी ये आसानी से नहीं टूटता है। और इसकी साइज लेंथ बड़ी रहती है तो ये आसानी से टूट जाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। SN1 SN2 रिएक्शन जो देखी हमने वो इसी के साथ देखी है, इससे लास्ट लेक्चर में SN1 SN2 कंप्लीट किया हमने, तो वो अल्किल हैलाइड के साथ ही किया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये जो है ये डबल बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा है, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गए हैं रेजोनेंस की वजह से, तो डबल बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक कंडीशन डेवलप करनी पड़ती है, कौन सी, उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। अगर टेम्परेचर हाई है तभी ये रिएक्शन होती है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, नॉर्मल टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लिखूँ। कौन सी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, इसको 6 कंडीशंस में लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशन। पहली कंडीशन है 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। अब OH ग्रुप तो रहता ही है, OH माइनस इसमें रहता है। फिर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके बाद आता है हाँ यानी H3O प्लस, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल हमें मिल जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसी कंडीशन में ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यानी कि क्लोरोबेंजीन का जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस लगाते हैं तभी ये बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी है, टूट जाता है और OH ग्रुप वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि जो क्लोरोबेंजीन है, मैं कुछ रिएक्शंस आपको बता दूं। अब इसको रिएक्ट किया हमने NaOH के साथ, NaOH 433 केल्विन टेम्परेचर और H3O प्लस, तो ये क्या देता है, यहाँ पे OH देता है और यहाँ पे NO2। अब देखो, अगर मान लो, चलो हम एक रिएक्शंस के थ्रू जाते हैं, वेट, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट, इसका एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो हो चुकी है, हो रही है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म में पहले हम देखेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको एक इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। मान लो आपके पास है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे OH माइनस। तो स्टेप 1 देखेंगे हम, स्टेप 1 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, किस तरीके से, यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है इस वाले कार्बन पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, इसके ऊपर अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से जनरेट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, यानी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे लग गया OH और ये Cl इस तरीके से। तो आपको ये कार्बेनियन मिलता है, कार्बेनियन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बोकेटायन यानी पॉजिटिव चार्ज जब रहता है तब लिखते हैं हम, कार्बेनियन यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने इसको कार्बेनियन कहा है। अब ये कार्बेनियन जो रहता है वो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाता है, किस तरीके से मैं आपको वो भी चीज़ समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, हमने किया क्या कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे हो रहा है कि यहाँ पे पहले ये बॉन्ड टूट जाता है, स्टेप 1 है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव के ऊपर ये OH जुड़ जाता है यहाँ पे, तो एक इंटरमीडिएट कार्बेनियन बन जाता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कार्बेनियन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बेनियन, रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बेनियन। तो देखो कार्बेनियन जो रहता है, पहले हम इसको नीचे ले लेते हैं। चलो हम इसके आगे देखते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मैं आपको यही पे समझाता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसी का ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा फर्स्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये नए सिरे से चार्ज बन रहा है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो ये नए सिरे से चार्जेस बन रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे बचता है नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, फिर ये हमने एज इट इज रखा ये OH और ये Cl। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये जो बॉन्ड है टूट जाता है, इस वाले कार्बन पे चला जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि नए सिरे से फ्रेशली चार्जेस बने हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है Cl और यहाँ पे आता है OH, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारा बन गया थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके आगे क्या होता है कि यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बाजू में ले लेता हूँ यहाँ पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फेनिल रिंग है, इसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे Cl आ जाता है, यहाँ पे OH, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमारे पास ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3, ध्यान से देखो। तो हमारे पास ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो कार्बेनियन बन रहा है वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से स्टेबलाइज हो जाता है। याद रखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से, 3। अगर Cl क्लोरोबेंजीन है, तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो एक करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट कार्बेनियन बनता है, और कार्बेनियन जो रहता है वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से स्टेबलाइज हो जाता है, और उसी को हमने एक फॉर्म में लिखा है, तो मैं यहाँ पे समझा दूँ। उसी को मैंने एक रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसके आगे के भी स्टेप है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब आगे क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसके आगे देखते हैं हम। ये मैं स्ट्रक्चर्स नीचे उतार लेता हूँ इसको। ये स्ट्रक्चर था इस तरीके से, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है। अब यहाँ पे हम स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। किस तरीके से, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये Cl यहाँ से निकल जाता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके Cl निकल जाता है, सही है। तो यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। Cl अगर निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये देखो ये बॉन्ड बन गया। बाकी चीज़ें एज इट इज रखो, तो यहाँ पे आ जाता है OH और ये Cl माइनस बन जाता है, और इसको कहते हैं हम लिविंग ग्रुप। इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये Cl माइनस जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाता है। अब इसको कहते हैं हम फिनॉल। ये बन गया हमारा फिनॉल, और ये लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया। आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखना है हमें। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्लोरोबेंजीन रहता है उसका जो इंटरमीडिएट कार्बेनियन है, मैं आपको फिर से इसको याद दिलाता हूँ। इंटरमीडिएट कार्बेनियन है, ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो रहा है, 3। ये 1 2 3, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इंटरमीडिएट कार्बेनियन स्टेबलाइज हो रहा है, सही है। और मैंने इसको आपको आगे एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी निकाल के दिखाया। इसको याद रखना है कि 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले तो इसी का इसको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने वाले हैं, तो हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो जब कंपेयर करना रहता है आगे के एग्जाम्पल्स हैं, तो हमें ये याद होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन का जो इंटरमीडिएट कार्बेनियन बनता है उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्लियर है, उससे वो स्टेबलाइज हो जाता है। अब जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये सबको पता है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मान लो यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं,
तो इसकी स्टेबिलिटी ठीक है, लेकिन अगर कोई कार्बन है उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये एक फिनोमेना है हमारे पास। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब मान लो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, सिंपली क्लोरोबेंजीन है। तो अगर इसको क्या करना है, आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है Nu-, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। अब भी हमने देखा है न्यूक्लियोफाइल OH रखा तो OH इसके साथ रिप्लेस हो जाता है। लेकिन मान लो मैंने ऐसी कंडीशन बता दी कि ये जो बेंजीन रिंग है इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट किया। क्या किया इसको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहे हैं। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जैसे नाइट्रो वगैरह हो गया, NO2 ग्रुप हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। सही है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ लॉजिकली याद रखनी है कि मान लो हमने बेंजीन रिंग, फेनिल रिंग को कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट किया तो वो क्या करता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, बाहर निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजिली हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसको, यानी जहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है वहीं पे वो अटैक करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल Nu- लिखते तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वह अटैक करता है कहाँ पे करता है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, यानी वो जल्दी अटैक करता है। रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कैसे कहते हैं? जो जल्दी अटैक करे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, हम ऐसा कहते हैं। तो ये जल्दी कब अटैक करेगा? जब पॉजिटिव चार्ज इसके पास बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देता है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसके मुकाबले, क्लोरोबेंजीन के मुकाबले, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ही नहीं, ये सिंपली क्लोरोबेंजीन है। लेकिन इसमें एडिशनल एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है। अब मान लो ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, सेम कंडीशन है, लेकिन मैंने अगर ऐसा किया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाया, बेंजीन को कोई भी ग्रुप लगाया जो कि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ दे रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी चार्ज कौन सा बढ़ता है? नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगाया तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ने वाला है, यानी पूरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है वो नहीं देखना है, वो भी देखेंगे हम एग्जैक्ट, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। अगर ये पूरा मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की जो अटैक करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव की तरफ अटैक करता है, ये तो नेगेटिव है, तो इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर है? तो इसी वजह से कहते हैं हम ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसकी वजह से क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसको इसी तरीके से याद रखना है कि ऐसा रटना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कम है, ऐसा याद नहीं रखना है। बस इसको लॉजिकली याद रखो कि हमें क्या करना है कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल देखना है। रिएक्टिविटी इसका मतलब क्या है कि जो जितनी जल्दी रिएक्ट करता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल कब रिएक्ट करता है? जब उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है ज़्यादा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। फिर रहता है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना डोनेटिंग है, तो ये बीच में ही रहता है। लेकिन मान लो अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे दिया तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन की तरफ, तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है, हम ऐसा कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको देखा। अब आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि हमने इससे फिनॉल वाला देखा था।
क्लोरोबेंजीन का हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे आज के लेक्चर में। क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, वहाँ पे क्लोरीन नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। दूसरी रिएक्शन देखी हमने कि क्लोरोबेंजीन जो रहता है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया हमने, OH माइनस किया हमने, कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्लोरोबेंजीन का जो मैकेनिज्म है उसमें कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से स्टेबल रहता है। इसका हमें अगले लेक्चर में काम है। ये चीज़ याद रखने की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से वो स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये चीज़ें इसको एक बार रिवाइज कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है अगले लेक्चर के लिए, यानी इसी के ऊपर पूरा अगला लेक्चर डिपेंड रहने वाला है। हम देखने वाला एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन 3 पोजीशंस के बारे में, कि अगर ये 3 पोजीशंस पे हमने अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी वो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कैसे कम ज़्यादा होती है। तो उसके लिए पूरी ये सारी चीज़ें याद होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ें समझती है। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लो, समझ लो। अगर पूरा समझ में नहीं आता है तो उसका एक बार रिवाइज़ कर लो वीडियो वगैरह देख के। लेकिन ये चीज़ करनी है, तभी अगला लेक्चर जो है वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। सही, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।